हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम। तो पहले लिख देता हूं, इंश्योरेंस क्लेम। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। एग्जाम में वेटेज रहता है 7 to 10 मार्क्स। 7 से 10 नंबर तक का आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ के। सर, इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है? तो बेटा, इंश्योरेंस क्लेम शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ज्यादा लंबी नहीं, बहुत छोटी सी कहानी। देखिए बेटा, एक है चिंटू। ये एक पर्सन है, ट्रेडर है। मिस्टर चिंटू ये एक ट्रेडर है। इसका बिजनेस है, टॉयज का बिजनेस है इसका, यानी खिलौनों का बिजनेस है इसका। टॉयज बेचता है, ठीक है। इसका अच्छा बिजनेस है, टॉयज का अच्छा टर्नओवर है, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा कमाता है। इसने अपना एक गोडाउन बना रखा है, एक शॉप है, एक गोडाउन है। अब मान लीजिए ये जो बिल्डिंग है इसकी, इसमें जो ये हिस्सा है ये है शॉप जहां से सेल होता है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये है गोडाउन, जहां पर इसका गुड्स रहता है स्टॉक में। ठीक है, जो माल भरा रहता है गोडाउन के अंदर, स्टॉक इसको हम बोलते हैं। अब इसके गोडाउन में, इसकी दुकान में भी गुड्स रखा हुआ है, इसके गोडाउन में भी सब जगह गुड्स भरा हुआ रखा हुआ है। बहुत सारा गुड्स इसके गोडाउन में रखा हुआ है। देखिए, सारा गुड्स इसके गोडाउन में भरा हुआ है। एक दिन ये अपनी दुकान में बैठा हुआ था। इसका एक पुराना दोस्त मिंटू इससे मिलने आता है। दोनों दोस्त मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले, काफ़ी अच्छी इनकी डिस्कशन होती हैं, बातें होती हैं, चाय नाश्ता होता है। उसके बाद मिंटू पूछता है, और चिंटू क्या हाल है, कैसा बिजनेस चल रहा है आपका? चिंटू कहता है, सब खुदा की मेहरबानी, बहुत अच्छा चल रहा है, काम धंधा सब अच्छा है, अच्छा कमाता है। ठीक है, वो कहता है बहुत बढ़िया बात है। मिंटू कहता है, यार अपना गोडाउन तो दिखाओ। चिंटू उसको गोडाउन में लेकर जाता है, गोडाउन में सारा दिखाता है कि ये देखिए, ये इस तरीके का खिलौना है, ये इस तरीके का खिलौना है, ये ऐसी गुड्स है, ये ऐसी गुड्स है, वो सब बताता है। चिंटू और मिंटू गोडाउन के अंदर अभी बात कर ही रहे होते हैं, तो जिस जगह पर उनका इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ था, वहां पर एकदम शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है अचानक। वह चिंटू और मिंटू फौरन उसकी तरफ को भागते हैं और किसी तरीके से आग बुझा देते हैं। उसके बाद मैकेनिक को बुलाया जाता है, उसको ठीक मीटर को ठीक करवाया जाता है, और फिर से नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। मैकेनिक को उसका चार्ज दिया जाता है, चिंटू उसको चार्ज देता है और मैकेनिक जाने लगता है। जाते जाते मैकेनिक चिंटू से एक बात कहता है, चिंटू जी, अगर आप इस वक्त गोडाउन में ना होते और ये आग लग जाती, तो ये आग पूरे गोडाउन में फैल सकती थी, और आपकी पूरे गोडाउन में जितना भी ये गुड्स रखा हुआ है, जितने भी ये खिलौने रखे हुए हैं, सबको जलाकर राख कर दो। चिंटू कहता है, अरे जा जा, कैसी बददुआएं दे रहा है मेरे को। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जो था, मैकेनिक, वो चला जाता है। इलेक्ट्रीशियन के जाने के बाद मिंटू चिंटू से कहता है, यार बात तो ये ठीक कहकर गया, अगर हम लोग यहाँ ना होते तो ये छोटी सी चिंगारी जो लगी थी ये पूरे गोडाउन में फैल सकती थी, और पूरे गोडाउन में आपके जितना भी गुड्स यहाँ रखा हुआ है सबको जलाकर राख कर सकती थी।
ठीक है, सबको जलाकर राख कर सकते हैं। अब चिंटू को भी थोड़ी सी चिंता होने लगी। उसने कहा बात तो ठीक है, अगर आगे ऐसा हो गया और गोडाउन में कोई नहीं हुआ तब क्या होगा? तो मिंटू चिंटू से कहता है, क्या तुमने इस गोडाउन को इंश्योर्ड करवाया है? इंश्योर्ड करवाया है? अब चिंटू कहता है, इंश्योर्ड मतलब मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं। तो वो कहता है, क्या तुमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है? वो कहता नहीं, मैंने तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है। तो मिंटू उसको समझाता है। वो कहता है, आपको तुरंत एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना चाहिए। चिंटू कहता है, अच्छा इससे क्या होगा? मिंटू कहता है, देखो, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दोगे। फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट कितना? मिंटू कहता है, अच्छा बताओ, तुम्हारे इस गोडाउन में अभी कितना गुड्स रखा हुआ होगा? चिंटू कहता है, लगभग 20 लाख का गुड्स तो होगा। तो वो कहता है, पकड़ लो इसका 2%। अब ये 2% मैंने बस वैसे ही बोल दिया, ये 1% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 1.5% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, मैंने 2% पकड़ लिया। तो मिंटू कहता है, 20 लाख का 2% कितना हुआ? 20 लाख का, अगर 20 लाख का गुड्स है तो उसका 2% कितना हुआ? 40,000। 40,000, ठीक है, 40,000। तो मिंटू चिंटू को बोलता है कि तुम अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, वो तुमसे 40,000 रुपए लेंगे और 1 साल तक तुम्हें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर यहां पर आग लग जाए तो उस लॉस की भरपाई कैसे होगी। चिंटू कहता है, मतलब अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को 40,000 रुपए दे दूं, जिसको आप बोल रहे हो कि ये प्रीमियम कहलाता है, हाँ जी, ये प्रीमियम कहलाता है, जो फिक्स्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो चिंटू मिंटू से बोलता है कि ठीक है, अगर मैं 40,000 का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को ले जाकर दे दूं तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आग नहीं लगने देगी मेरे गोडाउन में? मिंटू कहता है, ऐसा नहीं है, वो आग लगने से नहीं रोक सकती। इंश्योरेंस कंपनी आग लगने से नहीं रोक सकती, लेकिन अगर बाई चांस आग लग जाए तो जो तुम्हारा गुड्स का नुकसान होगा, जो गुड्स जल जाएगा, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी आपको करके देगी। अच्छा, चिंटू कहता, अगर पूरा 20 लाख का गुड्स जल गया तो पूरा 20 लाख का गुड्स का क्लेम ही मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी? वो कहता है, हाँ। सिर्फ 40,000 लेकर? हाँ, 40,000 लेकर। यानी अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को आज 40,000 दे दूं ले जाकर, तो 1 साल तक, 1 साल का पीरियड दिया जाता है, 1 साल तक मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना नॉर्मल ख्याल रखना है कि मेरे गोडाउन में आग ना लगे। लेकिन बाई चांस अगर कोई अनहोनी हो जाती है, आग लग जाती है, तो मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसका क्लेम कहां से मिलेगा, इसका भरपाई कैसे होगी। इसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अच्छा, चिंटू कहता है मिंटू से, अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 साल में आग नहीं लगी तो क्या 40,000 जो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिए थे प्रीमियम के, क्या वो मुझे वापस मिल जाएंगे? मिंटू कहता है, नहीं, वो वापस नहीं मिलेंगे। वो 40,000 लेकर ही तो इंश्योरेंस ने आपका रिस्क अपने सर पर लिया है। अगर आग लगी तो वो आपको भरपाई करेगा, नहीं लगी तो वो 40,000 इंश्योरेंस कंपनी का इनकम होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे गोडाउन में आग लगेगा तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, नहीं लगेगा तो क्लेम नहीं देगी। हाँ जी, जब आप इंश्योरेंस कंपनी को 40,000 का फिक्स्ड अमाउंट ले जाकर दोगे तो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसका मतलब यह है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक पर्सन होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी एक दूसरे पर्सन इंश्योर्ड जिसको बोलते हैं, जिसको हम ट्रेडर बोलते हैं, ये होता है ट्रेडर और ये होता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड होता है उसको हम ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, तो इंश्योरर इंश्योर्ड पर्सन को एक गारंटी देता है कि आप मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो, फ्यूचर में अगर आपको कुछ लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई हम करेंगे।
यानी लॉस होगा तो भरपाई होगी, लॉस नहीं होगा तो भरपाई नहीं होगी। जो आपने फिक्स्ड अमाउंट मेरे को दिया हुआ है दैट विल बी माई इनकम। यानी इंश्योरेंस कंपनी को जो आपने फिक्स्ड अमाउंट दे दिया ले जाकर, वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम हो जाएगी अगर लॉस नहीं हुआ। अच्छा सर, अगर 1 साल खत्म होने के बाद हम अपनी पॉलिसी को फिर से रिन्यू करवा सकते हैं? बिल्कुल रिन्यू करवा सकते हैं। आप फिर से फिक्स्ड अमाउंट दो, फिर से 1 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाए। ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके गोडाउन में गुड्स भरा हुआ है, लबालब गुड्स से गोडाउन भरा हुआ है, तो इस केस में आपको एक रिस्क जो है अपना दूसरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कोई अनहोनी हो जाए, पूरा गुड्स गोडाउन में जलकर राख हो जाए, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। कोई भी बिजनेसमैन बर्बाद हो सकता है। अनहोनी कब नहीं हो सकती? कभी भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। इसलिए आप एक फिक्स्ड अमाउंट देकर इंश्योरेंस कंपनी को टेंशन फ्री हो जाए। अब आग लगेगी तो हमको टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, क्लेम हमको मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी हमको इसकी भरपाई करेगी। ठीक है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है, इंश्योरेंस कंपनी लॉस का क्लेम आपको तभी देगी जब लॉस हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 40,000 दे दिए और लॉस हुआ ही नहीं और आप पहुंच गए भाई साहब क्लेम दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता। ठीक है। हाँ, अगर आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, जितना नुकसान आपका हुआ है उतना देगी। सर, मेरे गोडाउन में 20 लाख का कुछ रखा हुआ था, 10 लाख का जला, तो क्लेम मुझे 10 लाख का मिलेगा या 20 लाख का? बेटा 10 लाख का मिलेगा। जितना आपका नुकसान हुआ है उतना ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि लॉस होगा तभी भरपाई होगी, लॉस नहीं होगा तब भरपाई नहीं होगी। तो चिंटू को मिंटू ने ऐसे बहुत देर समझाया, उसके बाद चिंटू फौरन गया और इंश्योरेंस कंपनी से उसने एक पॉलिसी खरीदी। ठीक है। और उसने अपने जो गुड्स था उसके लॉस का रिस्क जो था वो किसी और को दे दिया, यानी 40,000 रुपए दिए और 20 लाख की गुड्स की टेंशन अपने सर से उतार कर दूसरे को ट्रांसफर कर। ठीक। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये क्या कहानी सुनाई, ये मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई? बिकॉज इन दिस चैप्टर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हम यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि एक गोडाउन होगा, उसमें बहुत सारा गुड्स रखा हुआ होगा किसी ट्रेडर का, अचानक उस गोडाउन में आग लग जाएगी। ठीक है। उस गोडाउन में जो आग लगेगी तो जो ट्रेडर होगा वो भागा भागा आपके पास आएगा, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपके पास आएगा, आपसे कहेगा सर मेरे गोडाउन में आग लग गई, मुझे इसका क्लेम बताओ, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है, मैंने इसका क्लेम इंश्योरेंस करवा रखा था इस गुड्स का, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है, बताओ मुझे कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांगना चाहिए। तो आप बीइंग ए चार्टेड अकाउंटेंट आप उसको बताओ कि आपको कितना क्लेम बनेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। सर, अगर फायर से नुकसान होगा तभी हम क्लेम निकाल कर देंगे, अगर चोरी से हो गया, अगर किसी और वजह से हो गया तो हम नहीं बताएंगे। बेटा तब भी बताओगे। और चाहे लॉस बाय फायर हो, चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे लॉस बाय एनी अदर रीजन हो, क्लेम तो सबका एक ही तरीके से निकलेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको जो क्लेम निकालना है दैट इज ओनली लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर की वजह से निकालना है। यानी आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आग लगेगी, आग लगने की वजह से स्टॉक डैमेज होगा, स्टॉक का नुकसान होगा, स्टॉक जलेगा, और उस जले हुए स्टॉक्स का हमें कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मांगना है वो आपको निकालना है इस चैप्टर। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप समझिए कि क्या है कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। हम ये निकालने जा रहे हैं इस चैप्टर। ठीक है। तो शुरू करें अपना ये चैप्टर। कहानी आपको अच्छी लगी, समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी, छोटी सी कहानी थी, ठीक है, बस मुझे उस कहानी को इस क्लेम के चीजों से लिंक करना था। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी बहुत मजा आने वाला है आपको। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो चलिए मैं इन सब चीजों को पहले जो मैंने लिखा था उसको मिटा देता हूं और फिर शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर इंश्योरेंस।
लिखेंगे in this chapter we are going to calculate insurance claim receivable from insurance company किसके लिए? नंबर 1 फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। गोडाउन में आपके स्टॉक रखा हुआ था और वो स्टॉक जल जाए तो उससे इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम आपको मिलेगा, एक तो वो निकालने जा रहे हैं हम। अच्छा, एक और चीज हम यहां पर निकालने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट और है इसमें, फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। अच्छा, लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर तो सर समझ आया कि ठीक है, गोडाउन में गुड्स रखा हुआ था, वो जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना हम क्लेम मांगे। लेकिन ये जो सेकंड वाला है, फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, ये क्या है? ये बेटा देखिए क्या है। एक बात आप समझिए, एक गोडाउन, एक ट्रेडर है, एक गोडाउन है, जैसे चिंटू एक ट्रेडर था, चिंटू के गोडाउन में आग लग गई, खूब भयंकर आग लग गई। आप मुझे ये बताओ, क्या चिंटू का बिजनेस कल से ही, अगर आज आग लगी तो क्या कल से ही नॉर्मल तरीके से चालू हो जाएगा? यानी आज तक मैं जैसे बिजनेस कर रहा था और आज आग लग गई, तो आज तक मैं नॉर्मल तरीके से अपने बिजनेस को चलाता आ रहा था, मेरा नॉर्मल सेल होता था, नॉर्मल प्रॉफिट होता था। आज आग लग गई अचानक, तो कल से क्या मेरा बिजनेस एकदम बिल्कुल वैसे ही चालू हो जाएगा जो आज से पहले चल रहा था? नहीं, बिजनेस अफेक्टेड होगा। कितने पीरियड के लिए अफेक्टेड होगा ये देखना पड़ता है। मान लीजिए अगर 1 अप्रैल 2019 को आग लग गया, ठीक है, तो क्या 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल से बिजनेस नॉर्मल शुरू हो जाएगा? कभी नहीं होगा, थोड़ा तो टाइम लगता है ना। जो ट्रेडर होता है वही नॉर्मल नहीं रहेगा तो बिजनेस कहां से नॉर्मल शुरू हो जाएगा? एक बंदे के गोडाउन में आग लग गया, भयंकर आग लग गया, क्या वो नॉर्मल रहेगा? थोड़ा टाइम लगता है इंसान को रिकवर करने में। कोई भी बड़ा हादसा होता है, आप अपनी जिंदगी में भी देखेंगे कि अगर कोई भी बड़ा हादसा होगा आपके साथ तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर करने में, ठीक है। तो एक ट्रेडर के गोडाउन में बहुत बड़ी आग लग गई तो बेटा उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मान लीजिए ये जो है 30/6/2019 तक बिजनेस नॉर्मल नहीं चला, 30 जून के बाद बिजनेस नॉर्मल पेस पर आ गया, यानी जो 1 अप्रैल तक बिजनेस चल रहा था वैसे ही सिचुएशन में बिजनेस 1 जुलाई से आना शुरू हुआ, 1 जुलाई से नॉर्मल शुरू हुआ। तो ये 3 महीने जो है बिजनेस अफेक्टेड रहा आग लगने की वजह से। अब बताइए, जब 3 महीने तक बिजनेस अफेक्टेड रहा तो इन 3 महीनों में नॉर्मल सेल हुई होगी? नहीं हुई होगी, सेल में लॉस हुआ होगा, सेल नहीं हुई होगी। और जब नॉर्मल सेल नहीं हुई होगी तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट हुआ होगा? वो भी नहीं हुआ होगा। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो कुछ प्रॉफिट का आपको लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट का लॉस हुआ होगा आपको। यानी 3 महीनों में जब ढंग से बिजनेस नहीं चल सका तो इन 3 महीनों में आपके प्रॉफिट का लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं कमा पाए हो, ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमा पाए हो। अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में जो बिजनेस थे क्या वो नॉर्मल चल रहे हैं? नहीं चल रहे। तो इन नॉर्मल नहीं चल पा रहे हैं तो इन दिनों लोगों को बिजनेस में बहुत लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ होगा।
तो मैं यहां पर बोल रहा हूं 1/4/19 से 30/6/19 तक बिजनेस अफेक्टेड रहा। जब बिजनेस अफेक्टेड रहा तो प्रॉफिट नॉर्मल नहीं हुआ होगा, तो कुछ लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ होगा। इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम भी हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं। यानी जितना हमें प्रॉफिट का लॉस हुआ इन 3 महीनों में, उतना हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगते हैं। ठीक सर, तो क्या इसके लिए पॉलिसी अलग से लेनी पड़ती है, या स्टॉक के लिए जो पॉलिसी लेंगे उसी से इसका क्लेम मिल जाएगा? बेटा अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। स्टॉक की पॉलिसी अलग होगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए पॉलिसी अलग होगी। तो सर इसका प्रीमियम अलग से देना पड़ेगा? जी हाँ, इसका प्रीमियम आपको अलग से देना पड़ेगा। सर अगर इसका प्रीमियम नहीं भरा तो बेटा आपको स्टॉक का जो लॉस हुआ है उसी का क्लेम मिलेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो आपको स्टॉक के लिए अलग पॉलिसी लेनी पड़ती है और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए अलग पॉलिसी लेनी पड़ती है। स्टॉक के लिए अलग प्रीमियम देना पड़ता है और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए अलग प्रीमियम देना पड़ता है। दोनों पॉलिसी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी पॉलिसी ली है, स्टॉक के लिए भी पॉलिसी ली है, तो हम इस चैप्टर में दोनों तरीके का इंश्योरेंस क्लेम निकालने जा रहे हैं। हम ये भी सीखेंगे कि अगर किसी के गोडाउन में आग लग गया तो स्टॉक से कितना नुकसान हुआ, उसका क्लेम कितना बनेगा, और बिजनेस अफेक्टेड हुआ आगे 2-3 महीने, उसकी वजह से प्रॉफिट में कितना लॉस हुआ, तो उसके लिए कितना इंश्योरेंस क्लेम बनेगा। हम ये भी चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 तरीके के लॉस हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं, 2 तरीके के इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए तो सर पहले कौन सा पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। शुरू करते हैं, सबसे पहला पार्ट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आइए जरा, नंबर 1 लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। स्टॉक से कितना क्लेम हुआ, स्टॉक के लॉस से कितना क्लेम बनेगा एक ट्रेडर का, वो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा, देखिए नंबर 1 हमें क्या करना है। एक मिस्टर चिंटू के गोडाउन में आग लग गया। गोडाउन के अंदर 20 लाख का गुड्स रखा हुआ था, वो सारा का सारा जल गया। मिस्टर चिंटू ने इंश्योरेंस करवा रखा था। ठीक है, अब कितना क्लेम मिलेगा? मिस्टर चिंटू चाहेगा ज्यादा से ज्यादा क्लेम मिले। अब मिस्टर चिंटू इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और कहता है भाई मेरे गोडाउन में आग लग गई और उसमें 1 करोड़ का गुड्स रखा हुआ था, 1 करोड़ का गुड्स रखा हुआ था और वो मेरा जल गया, तो उसका क्लेम दो मुझे 1 करोड़ दो। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही बिल्कुल 1 करोड़ का चेक बनाकर और दे देगी? इतना आसान नहीं क्लेम लेना। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेगा तो सबसे पहली चीज जो हमको देखनी है वो ये है कि आपने कितने की गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, यानी आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी वैल्यू क्या थी। पॉलिसी वैल्यू का मतलब आपने कितने की गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था। जैसे आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स मान लीजिए रखा हुआ है, तो आपने अगर 10 लाख का गुड्स 10 लाख के गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया तो इसका मतलब 10 लाख इज पॉलिसी वैल्यू। आप जब इंश्योरेंस खरीदते हो इंश्योरेंस कंपनी से तो आपको एक वैल्यू बतानी पड़ती है कि आपके गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ है जिसकी आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो। ठीक है, जितना आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो वही वैल्यू उस पॉलिसी में लिखी जाती है और उसी वैल्यू के हिसाब से ही प्रीमियम डिसाइड होता है कि आपको कितना प्रीमियम पे करना है। तो आपने अपनी पॉलिसी में 10 लाख की गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, आपके गोडाउन में कितना गुड्स था उससे मतलब नहीं है, आपने पॉलिसी में कितना लिखवाया वो कहलाती है पॉलिसी वैल्यू। ठीक है,
तो 10 लाख रुपए अगर पॉलिसी में लिखे हुए हैं तो देन दिस इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट, यानी इससे ज्यादा क्लेम नहीं मिल सकता। जितना पॉलिसी में लिखा हुआ है उससे ज्यादा क्लेम किसी हाल में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कभी नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। सर मेरे गोडाउन में 20 लाख का गुड्स रखा हुआ था और वो जल जाए और पॉलिसी में 10 लाख रुपए लिखा हुआ था, तो क्या मुझे 20 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? आपने प्रीमियम 20 लाख के हिसाब से दिया था या 10 लाख के? 10 लाख के। तो पॉलिसी में जो वैल्यू लिखी हुई है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको उतना ही क्लेम मिल सकता है, उससे ज्यादा का क्लेम नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, चलिए तो पहला काम हमारा क्या है? पहला काम हमारा होता है फाइंड आउट पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस। पॉलिसी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, सबसे पहला काम है पॉलिसी वैल्यू निकालना। ठीक सर, क्या मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, ये आपको गिवन होगा। यानी आपने कितने की पॉलिसी लिया है ये आपको गिवन होगा। आपने 10 लाख का लिया है, 15 लाख का लिया है, 20 लाख का लिया है, 50 लाख का लिया है, 50,000 का लिया है, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि आपने इतने का पॉलिसी लिया है। उसको हम बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, चलिए आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया था, अब आपके गोडाउन में आग लग गई, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, आप कहेंगे सर मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया था, मुझे 10 लाख का क्लेम दे दो। क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही 10 लाख का क्लेम उठा कर दे देगी? अभी भी वो 10 लाख का क्लेम ऐसे नहीं देगी। वो कहेगी भाई साहब ठीक है, आपने 10 लाख का क्लेम, 10 लाख की पॉलिसी ली थी, लेकिन आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स था भी या नहीं? आपके गोडाउन में 10 लाख का गुड्स था भी या नहीं? अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी 10 लाख की ले ली, ठीक है, मतलब तो ये मैक्सिमम कवर है आपका। अब आपके गोडाउन में गुड्स रखा हुआ था सिर्फ 5 लाख का जो जला है, तो क्या आपको 10 लाख का क्लेम मिल जाएगा? तो आपको 10 लाख का क्लेम थोड़ी ना मिल जाएगा। जितना आपको नुकसान हुआ है उतना ही क्लेम मिलेगा। अच्छा, अब समझ में आया सर, इसका मतलब ये है कि पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा भी हमको क्लेम नहीं मिल सकता और एक्चुअल लॉस से ज्यादा भी हमको क्लेम नहीं मिल सकता। जी हां, आपके गोडाउन में अगर 12 लाख का गुड्स जल गया और पॉलिसी आपने 10 लाख की ली है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लेम 10 लाख का मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन आपके गोडाउन में अगर गुड्स 4 लाख का रखा हुआ था, पॉलिसी आपने 10 लाख की ले रखी थी, लेकिन जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में 4 लाख का गुड्स था। ठीक है, तो 4 लाख का ही गुड्स जला होगा, तो क्लेम भी आपको कितने का मिलेगा? 4 लाख का। ओहो ओहो, इसका मतलब ये हुआ क्लेम विल बी पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर। ठीक है, तो आपको पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा का क्लेम नहीं मिल सकता और एक्चुअल लॉस जो है उससे ज्यादा का क्लेम नहीं मिल सकता। अब सवाल ये उठता है कि सर जिस दिन आग लगी इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि गोडाउन में कितना रखा हुआ था गुड्स? मेरे गोडाउन में 4 लाख का गुड्स रखा हुआ था, मैं तो कह दूंगा मेरे गोडाउन में 15 लाख का गुड्स रखा हुआ था। उनको कैसे पता चलेगा? बेटा वो आपको प्रूव करने के लिए बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप प्रूव करके बताइए। आपको पूरी तरीके से उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था, उसके बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरे गोडाउन में कितना गुड्स था? बेटा आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा, स्टोर लेजर होता है, ठीक है, उससे पता चलेगा। स्टोर लेजर नहीं है तो और तरीके भी हैं, वही तो सीखना है इसमें कि हमको कैसे निकालना है कि जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितना गुड्स था। यही सब तो हमें इस चैप्टर में निकालना है। ठीक है, तो क्लेम मिलना इतना आसान नहीं है कि आप जितना बोल दोगे उतना ही क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। आप पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करोगे कि मेरे गोडाउन में आग लग गया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आए का सर्वेयर आएगा, वो सर्वे करेगा कि बाकी में गोडाउन में आग लगी या नहीं। ठीक है, फिर ये सर्वे होगा कितना गुड्स रखा हुआ था, आप प्रूव करोगे उसको, उसके बाद सर्वेयर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद कहीं क्लेम डिसाइड होता है काफी टाइम के बाद।
ऐसे अचानक नहीं कि आज आग लगी और कल आपको चेक बनकर मिल गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो बात होगी वो होता है फाइंड आउट द पॉलिसी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस। मतलब आपने कितने का इंश्योरेंस करवाया था, सबसे पहले तो आपको वो वैल्यू तलाश करनी है। तो सर क्या ये वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी? नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस वैल्यू विल बी गिवन इन क्वेश्चन, आपको नहीं निकालनी पड़ेगी। विल बी गिवन इन क्वेश्चन, ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। आपको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कितना वैल्यू गिवन है जितने का आपने पॉलिसी लिया है। ठीक, दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा आपको निकालना पड़ेगा कि जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो सेकंड नंबर पर जो हमारा काम होगा वो होगा कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यानी गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था, गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था, हमको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जितना गुड्स जला है उससे ज्यादा का क्लेम नहीं देगा और पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा का भी क्लेम नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि इंश्योरेंस क्लेम विल बी एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट विचएवर इज लोअर। ठीक है, तो कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितने का स्टॉक रखा हुआ था, सबसे पहले हमको ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लोजिंग स्टॉक, नाम सुना है आपने क्लोजिंग स्टॉक? सर कैसी बात करते हो, उनको छोटे बच्चे थोड़ी ना, बचपन से सुनते आए हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? सर जो साल के आखिर में बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। जो साल के एंड में, ईयर एंड में जो स्टॉक बच जाता है वही क्लोजिंग स्टॉक होता है। यही तो होता है ना, बोलो। हाँ सर, हमने तो यही सुना है कि जो स्टॉक ईयर एंड में बचा हुआ होता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। बेटा आज से आप एक बात ध्यान रखें, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो स्टॉक नहीं होता जो ईयर एंड में बचा हुआ होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो स्टॉक विच वाज ऑन द डेट व्हेन यू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स मैं बोलूं कि जिस दिन आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उस दिन जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। सर तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हम ईयर के एंड में ही बनाते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। आप 3 महीने के बाद भी बना सकते हो, आप 6 महीने के बाद भी बना सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट, आप 9 महीने के बाद भी बना सकते हो, आप 12 महीने के बाद भी बना सकते हो, आप 15 महीने के बाद भी बना सकते हो। यानी जिस दिन भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उस दिन का जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? मैं आपको एक बार छोटा सा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, मैं बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो मान लीजिए ये है 5000, फिर हम यहां लिखते हैं परचेज। जी सर, परचेज लिखते हैं। मान लो ये है 40,000, परचेज है 40,000। फिर यहां लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लीजिए ये है 10,000।
अच्छा, इधर है सेल। सेल मान लीजिए है 50,000। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। मान लीजिए ये है 20,000। अच्छा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट मान लीजिए आप बनाता हूं 31 दिसंबर 2019 को। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की डेट है। यहां पर अब निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना निकल कर आएगा एक बार देखते हैं। कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा? 50,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000। लीजिए 15,000 का जीपी निकल कर आएगा। ये हमारा ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये जो स्टॉक लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ये किस डेट का है? ये उस डेट का है जिस दिन आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो। इसका मतलब अगर ट्रेडिंग अकाउंट 31 दिसंबर 2019 को बना रहे हो तो 31 दिसंबर 2019 का ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है। तो स्टॉक उस दिन का जिस दिन ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उस दिन के स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। अब ये हो सकता है 31 दिसंबर 2019 को अगर बन रहा है और 31 दिसंबर 2019 इज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। अकाउंटिंग ईयर का ये लास्ट डे भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 को खत्म होता है, 31 मार्च को, लेकिन मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं 31 दिसंबर 2019 को, 9 महीने के बाद मान लीजिए मैं बना रहा हूं। क्वार्टरली भी तो अकाउंट बनते हैं। ठीक है। तो फिर ये आप नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर का है। तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर को हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलते। हम स्टॉक व्हेन ऑन द डेट व्हेन ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, उस दिन के स्टॉक को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। ठीक है सर, अब सवाल पर आइए। अब अपने जो रियल काम है उस पर आइए। देखो बेटा, आपने यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा, सेल लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, बैलेंसिंग फिगर जीपी आ गया। बैलेंसिंग फिगर जीपी आ गया। मान लीजिए बेटा आपको जीपी ये 15,000 पहले से पता होता और ये क्लोजिंग स्टॉक आपको पता नहीं होता। ठीक है। ये जीपी जो है आप पहले लिख दो। यहां पर ये जो जीपी है ये पहले लिख दो। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता नहीं है, ये जीपी यहां पहले लिख दो। सर जीपी कैसे पता चलेगा? जब तक क्लोजिंग स्टॉक हमको पता नहीं चलेगा तब तक जीपी कैसे पता चलेगा? तो बेटा आपको एक रेशो पता होगा। आपको एक रेशो पता होगा। मान लीजिए आप अपनी सेल पर 30% जीपी कमाते हो, तो इसका मतलब जो आपकी सेल होगी उसका 30% आपका जीपी हो जाएगा। सर ये 30% कैसे पता चलेगा? अरे बिजनेसमैन को तो पता ही होगा ना वो किस रेट से जीपी कमाता है। सर हमको कैसे पता चलेगा? बेटा आपको गिवन होगा। सर अगर गिवन ना हो तो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे आगे। आगे हम बात करेंगे कि अगर जीपी गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं जीपी रेशो। तो अगर आपको जीपी पहले यहां पर लिख दो तो यहां पर स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो निकल कर आ जाएगा। तो अगर सेल हमारी 50,000 है और मान लीजिए हम 30% जीपी कमाते हैं तो बेटा जीपी कितना हो गया? 15,000। ठीक है। अभी आप समझ लीजिए ये रेशो आपको गिवन होगा 30%। तो यहां पर जो निकल कर आएगा ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना? क्लोजिंग स्टॉक देखिए बैलेंसिंग फिगर 20,000 निकल कर आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए सर आपने ये बता दिया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो जीपी निकल आएगा। अगर जीपी हमने पहले निकाल लिया तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इससे इंश्योरेंस क्लेम कैसे निकलेगा? बेटा वही बताने जा रहा हूं मैं कि इससे इंश्योरेंस क्लेम कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये जो 31 दिसंबर 2019 है, दिस इज द डेट ऑफ फायर। दिस इज द डेट ऑफ फायर, यानी आग जिस दिन लगा गोडाउन के अंदर उस दिन का जो डेट है वो 31 दिसंबर 2019 है। तो आप जरा बताइए ये जो स्टॉक निकल कर आया है ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल कर आया या नहीं? अच्छा, इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर
हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर निकालेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट किस दिन का बनाएंगे? अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। जी हाँ, अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। अच्छा, अगर मान लीजिए आग 30 जून को लगा होता तो 30 जून का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना। हम 30 जून तक का पहले तो ओपनिंग स्टॉक लेते। ओपनिंग स्टॉक का मतलब तो होता है स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक था वही इस बार का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर मान लीजिए 1 अप्रैल मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो 1 अप्रैल को जो मेरा स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, यानी अगर 30 जून को आग लगी है तो 30 जून तक का परचेज यहां लिखूंगा, 30 जून तक का डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगा, 30 जून तक का सेल लिखूंगा, और इस सेल पर जितना परसेंट के हिसाब से मैं जीपी कमाता हूंगा वो जीपी मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टॉक आएगा ये 30 जून का स्टॉक आएगा। तो 30 जून का जो स्टॉक होगा दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा ये रियल होगा? बेटा इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ये सिर्फ एक वर्किंग, ये रफ ट्रेडिंग अकाउंट है, रफ। ठीक है, रफ। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो सही मायनों में तो ईयर एंड में ही जाकर बनेगा, लेकिन यहां जो बनेगा ये रफ अकाउंट बनेगा। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट निकालने का जो बनाने का जो मकसद है हमारा वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने का हमारा मकसद है। तो इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। ठीक, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है। तो जो मैंने नंबर 2 में लिखा कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनेगा? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, टू द डेट ऑफ फायर, सॉरी डेथ नहीं, फायर, टू द डेट ऑफ फायर। अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है और आग लगती है 30 अप्रैल को, तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और जो वहां पर स्टॉक निकल कर आएगा क्लोजिंग स्टॉक दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है। अच्छा, अगर 1 अप्रैल मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होने वाला डेट है तो 1 अप्रैल से लेकर, मान लीजिए आग लगा 31 मई को, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसमें जो स्टॉक निकल कर आएगा दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक, तो सेकंड स्टेप है कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आइए अब मैं इसमें लिखता हूं और प्रॉपर आपको नोटिंग करवाता हूं। लिखेंगे लिखिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर विल बी calculated by preparing मेमोरेंडम। अच्छा, मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द डेट from the beginning of accounting year। to the date of fire। ठीक है, एग्जाम्पल क्या? अकाउंटिंग ईयर जो है, मान लीजिए हमारा होता है जनवरी टू दिसंबर, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहां लिखता हूं डेट ऑफ फायर है 30 अप्रैल, तो लिखेंगे इन दिस केस
ट्रेडिंग अकाउंट will be prepared from 1st January to 30th अप्रैल। ठीक है, अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है, इसका मतलब है कि 1 जनवरी से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता होगा और 31 दिसंबर को खत्म होता होगा। तो 30 अप्रैल को आग लग गई तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा कैसे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, सर आप हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना सिखाओगे? ये तो हम जानते हैं। कोई बात नहीं बेटा, जानते हो तो क्या बात है, एक बार और बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पर्टिकुलर हो गया अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। सर ये लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, मैंने इसीलिए जानबूझ के लिखा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस बार का ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, कहां से कहां तक बेटा? अप टू द डेट ऑफ फायर तक का परचेज, यानी 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का, 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं अप टू द डेट ऑफ फायर। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है ये कहां से कहां तक का बन रहा है? अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। तो परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, अगर कोई परचेज रिटर्न है वो माइनस कर देंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, वैसे तो मैं आपको जब नोट्स लिखवाऊंगा अभी तो उसमें भी आपको बहुत आराम से सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए यहां मैंने क्या लिखा है। परचेज ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का परचेज लेना है। कभी कभी क्या होता है, आपने कोई फिक्स असेट खरीदा, जैसे मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, और गलती से परचेज में लिख दिया, परचेज अकाउंट में लिख दिया, परचेज बुक में ले जाकर लिख दिया, तो वो भी यहां इंक्लूड हो गया होगा, तो उसको आपको माइनस करना है। मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगा ये चीजें। ठीक है, कि जैसे लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख, तो बेटा वो आपको घटा देना है, वो आपको हटा देना है, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ गुड्स का परचेज लेना है। ठीक, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। जैसे वेजेस, वेजेस है तो वो सिर्फ गुड्स पर वेजेस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए आपने वेजेस पे किया, तो बेटा वो वेजेस मशीनरी की कॉस्ट में जाकर ऐड होगा, वो वेजेस मशीनरी की कॉस्ट में जाकर ऐड होगा, इसलिए उसे वेजेस में से माइनस कर देना है। तो आपका मान लीजिए अगर वेजेस 10,000 है और आपको क्वेश्चन में बताया है कि वेजेस इंक्लूड 1000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो उसके उस वेजेस से माइनस कर देना है। ठीक है, और यहां पर आपको सिर्फ 9,000 लिखना है। ये सारे नोट्स हम अभी बात को आपको लिखवाएंगे। उसके बाद बाई सेल्स, और सेल में भी क्या, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स, इसको पहले यहां लिखेंगे, यहां से माइनस करेंगे सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, और फिर ये नेट सेल आएगा। अच्छा, सेल में भी सिर्फ सेल ऑफ गुड्स लेना है। अगर मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर बेचा, मशीनरी बेचा, बिल्डिंग बेचा, या कोई अदर फिक्स्ड असेट बेचा, कोई भी फिक्स्ड असेट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, अगर उसकी सेल प्रोसीड आपने सेल ऑफ गुड्स में यानी जो सेल है उसमें ले रखा है, तो आपको वहां से माइनस करना पड़ेगा, उसकी सेल प्रोसीड आपको यहां से माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस करनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, तो सेल ऑफ गुड्स
आपको सिर्फ लेना है। कोई सेल ऑफ फिक्स्ड असेट हो, इन्वेस्टमेंट का सेल हो, अगर वो इस सेल में इंक्लूड है, क्वेश्चन अगर बोल रहा है, तो उसकी सेल प्रोसीड को आपको यहां से माइनस कर देना है। ये भी मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहां पर हमको लिखना है क्या, यहां पर हमको लिखना है जीपी। अच्छा, जीपी कैसे निकलेगा बेटा, जो आपने ऊपर सेल लिखा है, नेट सेल ना, ये वाली सेल, ये जो सेल है, ये वाली सेल आप यहां पर उठाकर लाओगे। इस सेल को आप यहां पर ऐसे दे देता हूं, इस सेल को आप यहां पर उठाकर लाओगे, ये सेल को, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, जीपी रेशो से। सर जीपी रेशो कैसे निकलेगा बेटा, जीपी रेशो गिवन होगा। सर अगर गिवन नहीं है तो हम बताएंगे कैसे निकलेगा, अभी इस पर बाकी बात करेंगे, अभी उसकी टेंशन मत लो। अभी आप ये मानकर चलो कि जीपी रेशो गिवन होगा, नहीं गिवन है तो बात की बात, हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। ये जीपी यहां पर लिख देंगे। उसके बाद बेटा बैलेंसिंग फिगर यहां निकल कर आएगा, क्या आएगा, स्टॉक इनटू जीपी रेशो, और वो यहां लिखेंगे, और फिर क्या निकल कर आएगा, दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर यहां निकल कर आएगा, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ठीक। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कहां से कहां तक, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर से अप टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है। सर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल आया, यानी ये वो स्टॉक है जो गोडाउन में रखा हुआ था जिस दिन आग लगी, यही मतलब है ना, जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर ये स्टॉक था, ठीक है। अब पॉलिसी आपने ले रखी है, वो देखोगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर देखोगे, इन दोनों में से जो लोअर होगा, क्या वही इंश्योरेंस क्लेम होगा, नहीं, अभी कुछ और भी करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन गोडाउन में आग लगी, आपको फोन आया आपके एम्प्लॉय का, सर जल्दी से भाग कर आओ, गोडाउन में आग लग गई, आप आओगे, तो क्या आप गोडाउन को जलने दोगे, या कुछ कोशिश करोगे कि अरे इसमें से कुछ गुड्स बचा लो, अरे भाई आप जल्दी से आओगे, कहोगे बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ आस पड़ोस के लोग आएंगे, ठीक है, फायर ब्रिगेड को फोन किया जाएगा, सब लोग आकर आग बुझाएंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ स्टॉक आप बचा लो, कुछ ना कुछ स्टॉक आप बचा भी सकते हो, बचा सकते हो या नहीं, बिल्कुल बचा सकते हैं। और आप ऐसा नहीं करोगे कि अगर इंश्योरेंस है तो चलो जलने दो, ऐसा कोई नहीं करता। अगर इंश्योरेंस है तो इसका मतलब गोडाउन में आग लगा दे, पूरे गोडाउन में, ठीक है। तो बचाने की हर ट्रेडर कोशिश करता है, हर बिजनेसमैन अगर उसकी गोडाउन में आग लग जाए तो बचाने की कोशिश करता है, और जब उसने आग बुझाई तो कुछ गुड्स निकल आया, बच गया। जो बचा हुआ गुड्स होता है दैट इज कॉल्ड सेल्वेज स्टॉक, सेल्वेज स्टॉक, सेल्वेज स्टॉक। अच्छा, सेल्वेज स्टॉक क्या होगा, जो स्टॉक बचा लिया आग लगने से, दैट इज कॉल्ड सेल्वेज स्टॉक। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये जो है ये 12 लाख रुपए का गुड्स था, ये 12 लाख रुपए का गुड्स था, यानी जिस दिन आग लगी गोडाउन के अंदर 12 लाख का गुड्स था, आपने 3 लाख का गुड्स बचा लिया, तो आपका नुकसान 12 लाख थोड़ी हुआ, आपका नुकसान तो 9 लाख हुआ, आपका नुकसान तो 9 लाख हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से सेल्वेज स्टॉक को माइनस करना होगा,
और जो फिर जो निकल कर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्या होगा? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। बात समझ में आ गई? तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज नॉट इटसेल्फ ए लॉस। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपने कितना स्टॉक बचा लिया, दैट इज कॉल्ड सेल्वेज स्टॉक। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से सेल्वेज स्टॉक घटाओगे तो ये बचेगा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। आइए अब हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, यानी नंबर 3 पर हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। यहां पर 3 नंबर में कैलकुलेट एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस, आपको एक्चुअल लॉस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? सबसे पहले यहां लिखोगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी बेटा जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक था, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसमें से माइनस कर देंगे सेल्वेज स्टॉक। सर सेल्वेज स्टॉक एक बार फिर से बता दो क्या होता है? जो स्टॉक जलने से बचा लिया। लीजिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो स्टॉक जलने से बचा लिया, जो स्टॉक जलने से बचा लिया उसको बोलते हैं सेल्वेज स्टॉक। और वो यहां से माइनस होगा, ये जो निकल कर आता है दिस इज कॉल्ड एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। यानी एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो ये वाला स्टॉक का हुआ है। एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो ये वाले स्टॉक का हुआ है। भाई गोडाउन के अंदर 12 लाख का गुड्स रखा हुआ था तो वो कहलाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आपने उसमें से 3 लाख का गुड्स बचा लिया, वो आप 12 लाख में से माइनस कर दोगे, जो बचेगा दैट विल बी एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। सर क्या यही एक्चुअल लॉस होता है? नहीं, इसमें एक चीज प्लस करनी पड़ेगी। अब क्या प्लस करना पड़ेगा? इसमें प्लस करना पड़ेगा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। सर अब ये क्या हो गया? आग से लड़ने के खर्चे। आग से लड़ने के खर्चे मतलब आग लग गई तो आग को बुझाने की कोशिश करोगे ना, तो आग को बुझाने में आपका जो खर्चा हो गया उसको हम बोलते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। सर ये इसमें क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इसका भी क्लेम आपको देती है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहती है कि अगर आपकी गोडाउन में आग लग जाए तो आप आग बुझाने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा गुड्स बचाने की कोशिश करो। वो कहते हैं आग बुझाने में आपका जो खर्चा होगा उसका क्लेम हम आपको दे देंगे। सर इंश्योरेंस कंपनी क्यों क्लेम देगी इसका? बेटा आप अगर आग बुझाने की कोशिश नहीं करोगे तो गुड्स बचा नहीं पाओगे, और जब बचा नहीं पाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा क्लेम देना पड़ेगा। जितना ज्यादा गुड्स आप बचाओगे इंश्योरेंस कंपनी को उतना ही कम क्लेम देना पड़ेगा, है ना। जो गुड्स आपने बचा लिया वो तो आपका नुकसान हुआ ही नहीं, और जब आपका नुकसान नहीं हुआ तो उसका आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स बचे, इसलिए वो कहती है ट्रेडर से कि अगर आग लग जाती है तो आप उस आग को बुझाने की कोशिश करो। जो भी खर्चा, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं उसको लेकर आइए, आग को बुझाने की कोशिश करिए, लोगों को हायर करिए, आग को बुझाने की कोशिश करिए, और जो भी खर्चा होगा उसका भी क्लेम हम आपको देंगे। इसीलिए अगर आग बुझाने के जो खर्चे होते हैं उसको हम फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ये जो अब निकल कर आएगा दिस विल बी एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस, ये आपका एक्चुअल में लॉस हुआ। सर क्या जरूरी है हर क्वेश्चन में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस होगा ही होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक जो है यही आपका एक्चुअल लॉस हो जाएगा। यानी फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस अगर गिवन है आपको तभी आप ऐड करोगे, नहीं है तो नहीं ऐड करोगे। ये बात समझ में आ गई? जी हाँ। सर अब आप कितने का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे? पॉलिसी अमाउंट या एक्चुअल लॉस, या इन दोनों में से जो लोअर? अभी बेटा ठहर जाओ। इसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी एक फॉर्मूला लगाती है इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के लिए। एक फॉर्मूला लगाती है और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं एवरेज क्लॉज। क्या फॉर्मूला होता है?
आइए मैं चौथा नंबर पॉइंट में लिखूंगा, कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, कैसे? इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले लिखोगे पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट मतलब जितने की पॉलिसी आपने ली है, यानी जितने की गुड्स का आपने इंश्योरेंस करवाया, जितने की गुड्स का आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। जो मैंने आपको नंबर 1 में बताया था कि सबसे पहले जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको कितने की गुड्स का इंश्योरेंस करवाना है, यानी वैल्यू कवर्ड जो है वो कितनी है, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करना है किससे? स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर से, ऑन दी डेट ऑफ फायर से, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में निकल कर आया था ना स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, आपको उससे इसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है किससे? एक्चुअल लॉस से, एक्चुअल लॉस से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम। और बेटा ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज। सर ये फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब क्या है? अभी मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जरा रिवाइज कर लें जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर में। क्या क्या? सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू को फाइंड आउट करो। पॉलिसी वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू का इंश्योरेंस करवाया है आपने, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, 20 लाख का लिया, 50,000 का लिया, 15 लाख का लिया, जितने का भी लिया वो पॉलिसी वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर निकालिए। स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितना माल रखा हुआ था, पहले आप वो निकालिए। वो कैसे निकालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर से अप टू द डेट ऑफ फायर तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ गुड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, फिर जीपी। जीपी कैसे निकालोगे? सेल अप टू द डेट ऑफ फायर इनटू जीपी रेशो जो आपको गिवन होगा, और फिर बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आएगा। ये जो है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो है, दिस इज स्टॉक विच वाज एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ फायर इन गोडाउन। ठीक है, जो स्टॉक आपने बचा लिया वो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये जो आएगा ये होगा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। इसमें से फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इसमें प्लस कर दीजिए, यानी आग बुझाने के जो खर्चे होते हैं उसका भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, और फिर ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी एक्चुअल लॉस ऑफ, एक्चुअल लॉस इसको हम बोलें। ठीक है, फिर इंश्योरेंस क्लेम हम एक पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस, ये फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज, और हमारा इंश्योरेंस क्लेम निकल आएगा। सर आपकी सारी बातें समझ में आ गई, स्टेप नंबर 3 तक सब समझ में आ गया, यानी एक्चुअल लॉस निकालने तक सब समझ में आ गया। बस ये इंश्योरेंस क्लेम का आपने फॉर्मूला क्यों लगाया, बस ये बता दो, यही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लीजिए मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, बताओ जी, आप जल्दी से फटाफट, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर यानी जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था वो 12 लाख है, मतलब गोडाउन के अंदर 12 लाख का गुड्स रखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद सेल्वेज स्टॉक, आपने कुछ गुड्स बचा लिया, कितना बचा लिया वो जरा देखो। आपने बचा लिया, मान लीजिए बेटा 3 लाख का गुड्स बचा लिया। अच्छा, आपने पॉलिसी कितने की ले रखी थी? पॉलिसी अमाउंट जो है वो है बेटा मान लीजिए 9,60,000 का।
अब मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम, कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, ये आपका एग्जाम। अब आप जरा सोचिए, क्वेश्चन में कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस तो है नहीं, उसको अभी इग्नोर करो। 12 लाख रुपए का गुड्स गोडाउन में था, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और उसमें से 12 लाख का गुड्स निकल कर आया, मतलब ये 12 लाख वो गुड्स है जो गोडाउन में मौजूद था जिस दिन आग लगी। ठीक है, तो एक्चुअल लॉस कितना आएगा वो जरा देखते हैं। बेटा 12 लाख रुपए का गुड्स गोडाउन में था जिस दिन आग लगी, यानी ये है स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। इसमें से माइनस कर दीजिए 3 लाख जो सैलवेज स्टॉक है, यानी सैलवेज स्टॉक को माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअल लॉस कितना आएगा? एक्चुअल लॉस आएगा 9 लाख। ठीक है, अब एक्चुअल में लॉस हुआ 9 लाख, आपने पॉलिसी ले रखी थी 960 की, यानी 960 जो है वो पॉलिसी अमाउंट है, और पॉलिसी अमाउंट क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको क्लेम मिल सकता है वो 960 का मिल सकता है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर जितने का पॉलिसी लिया है उससे ज्यादा का क्लेम आपको कभी नहीं मिलेगा, उससे कम का मिल सकता है, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो 960 जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्लेम मिल सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल लॉस आपका जो 960 से कम है तो एक्चुअल लॉस का क्लेम मिलना चाहिए। तो यहां पर जो एक्चुअल लॉस है 9 लाख रुपए, वो तो 960 से कम है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको पूरे 9 लाख रुपए का क्लेम दे देना चाहिए। भाई पॉलिसी वैल्यू है 960, तो 960 जो है ये मैक्सिमम है, आपको एक्चुअल में लॉस हुआ 9 लाख का, तो क्लेम तो आपको 9 लाख मिलना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको 9 लाख भी क्लेम नहीं देगी। वो एक फॉर्मूला लगाएगी, और फॉर्मूला क्या है? इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। अच्छा, पॉलिसी अमाउंट है 960, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 12 लाख, इनटू एक्चुअल लॉस है 9 लाख। जरा बताइए क्लेम कितना आएगा? 960 इंटू 9 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख, ये तो 7,20,000 का क्लेम आ रहा है। जी हाँ बेटा, ये 7,20,000 का क्लेम आ रहा है, यानी इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे 9 लाख का भी क्लेम नहीं दे रही है, वो 7,20,000 का क्लेम दे रही है। आपको नुकसान हुआ 9 लाख का, लेकिन क्लेम मिल रहा है 720 का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, इंश्योरेंस कंपनी एवरेज क्लॉज तब लगाती है जब आपने अपनी गुड्स का अंडर इंश्योरेंस करवाया हो। जब आपने अपनी गुड्स का अंडर इंश्योरेंस करवाया होता है तब इंश्योरेंस कंपनी एवरेज क्लॉज लगाती है। अंडर इंश्योरेंस का मतलब बेटा, जिस दिन आग लगी आपके गोडाउन में कितना गुड्स था? 12 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है इसका मतलब एवरेजली तुम अपने गोडाउन में 12 लाख का गुड्स रखते हो। जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में 12 लाख का गुड्स था, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी इसका मतलब यह है कि एवरेजली तुम अपने गोडाउन में 12 लाख का गुड्स रखते हो, और आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया है? 960 का। तो इसका मतलब आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया है अपने गोडाउन का। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। बेटा, आपके असेट की वैल्यू है 12 लाख और आप इंश्योरेंस करवा रहे हो 960 का, तो आपने अपनी असेट की अंडर वैल्यूएशन की ना, यानी अंडर इंश्योरेंस करवाया ना आपने। आपके मोबाइल की कीमत है 100 रुपए और आप इंश्योरेंस करवा रहे हो 50 रुपए की वैल्यू का, तो आप अपनी असेट की अंडर वैल्यूएशन करवा रहे हो, अंडर इंश्योरेंस करवा रहे हो आप।
तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है 12 लाख रुपए आपके असेट की वैल्यू है, जबकि आपने इंश्योरेंस करवाया 960 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी असेट का कितना परसेंट इंश्योरेंस करवाया। देखो 960 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 80% आपने इंश्योरेंस करवाया। आपकी असेट की वैल्यू है 12 लाख, आपने पॉलिसी लिया 960 का, इसका मतलब आपने अपनी टोटल गुड्स का 80% का ही तो इंश्योरेंस करवाया। सर आगे बढ़ो। फिर बेटा, फिर इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपको एक्चुअल लॉस का 80% ही क्लेम देंगे। आपके एक्चुअल लॉस का 80% ही क्लेम देंगे। जब आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ही 80% वैल्यू का करवाया था, तो जो एक्चुअल लॉस आपको हुआ होगा ना, उसका 80% क्लेम देंगे हम। अब बताओ आपको एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है? 12 लाख में से 3 लाख हटा दो, तो इसका मतलब एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 9 लाख। तो 9 लाख का 80% देख लो कितना है। 9 लाख का 80% 7,20,000 ही है। बेटा इंश्योरेंस क्लेम इतनी आसानी से नहीं दे देती, वो तरीके ढूंढती है, और ये तो लॉजिकल है। वो क्लेम घटाने के तरीके ढूंढते हैं, और ये लॉजिकल बात है। क्या लॉजिकल बात है भाई? एक बात बताओ, आपकी गुड्स 12 लाख का है तो 12 लाख की ही पॉलिसी लो ना। अगर आप 12 लाख का ही पॉलिसी लेते तो जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ 9 लाख, आपको पूरे का पूरा क्लेम मिल जाता 9 लाख रुपए। लेकिन 12 लाख की चीज का 960 का इंश्योरेंस करवाया, 1260 की चीज में से 960 का इंश्योरेंस करवाया, तो आपने अपनी टोटल प्रॉपर्टी का सिर्फ 80% वैल्यू का ही तो इंश्योरेंस करवाया। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है उसका 80% ही हम आपको क्लेम देंगे। तो 9 लाख का 80% 7,20,000 हो गया। यही आपका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, जो ये 12 लाख का गुड्स है ना, 12 लाख का गुड्स है, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने जो गारंटी दे रखी है आपको, वो कितने की दे रखी है? सिर्फ 960 की। सिर्फ 960 की। यानी इस 12 लाख में से 960 का गुड्स जो है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी का है। वो इंश्योरेंस कंपनी का है। बात समझ में आ गई? यानी इस 12 लाख में से 960 का गुड्स यानी 80% गुड्स इंश्योरेंस कंपनी का है, 20% गुड्स आपका है। ठीक है, 20% गुड्स आपका है। तो आप जरा देख लीजिए, आप देखिए इस 12 लाख के दो टुकड़े कर लो। इसमें से 960 का गुड्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का है, और इसमें से 240 का गुड्स जो है वो आपका है। ठीक है, वो आपका। अब आप बताइए, आपने 3 लाख रुपए बचाए, 3 लाख की गुड्स बचा लिया, तो जानते हो जो ये गुड्स 3 लाख का बचाया है, इसमें से भी 80% इंश्योरेंस कंपनी का है, 20% आपका है। ठीक है, तो 3 लाख का 80% 240, तो 240 यहां से वो घटा देना, और 960 में से 240 का आपने गुड्स उसके बचा लिया, 7,20,000 बचा, ये उससे वो आप क्लेम ले लो। यानी जो गोडाउन के अंदर जो गुड्स रखा हुआ है ना 12 लाख का, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितने का क्लेम देने के लिए बोल रखा है? 960 का। उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता वो आपको। यानी 80% गुड्स का उसने क्लेम देने के लिए आपको बोल रखा है। तो 12 लाख में से 960 का उसने गारंटी दे रखी है आपको कि ठीक है भैया 960 का हम आपको क्लेम देंगे। लेकिन अब उस जो गुड्स इस 12 लाख में से जितना गुड्स बचाओगे आप, वो सब आपका नहीं बच रहा, उसमें से 80% इंश्योरेंस कंपनी का है, सिर्फ 20% आपका बच रहा है। तो आपने 3 लाख का गुड्स बचाया, 3 लाख में से 80% यानी 240 इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी आपको, वो कहेगी इतना गुड्स तो बच गया। तो 960 में से 240 हटा दो, 720 बचा, इतना क्लेम ले जाइए आप। ठीक है, दिस इज एवरेज क्लॉज। सर क्या एवरेज क्लॉज हमेशा लगाना पड़ता है? बेटा एवरेज क्लॉज जनरली होता है। अगर क्वेश्चन कहे कि एवरेज क्लॉज नहीं है, इन दैट केस पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर आपको क्लेम मिल जाए।
यानी अगर एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पॉलिसी में ही लिखा हुआ है भैया एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, इन दैट केस पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर, यानी 960 जो है वो पॉलिसी अमाउंट था, 9 लाख आपका एक्चुअल लॉस है, तो 9 लाख का आपको क्लेम मिल गया। लेकिन अगर आपको कुछ गिवन नहीं है तो हमेशा मानकर चलना एवरेज क्लॉज है, और एवरेज क्लॉज है तो ये आपको क्लेम इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके गोडाउन के अंदर जो गुड्स रखा हुआ है वो सब आपका नहीं है, उसमें 960 की गारंटी इंश्योरेंस कंपनी ने दे रखी है। तो जब आप बचाओगे तो 80% अगर इंश्योरेंस कंपनी का गुड्स है उसके अंदर, तो जब बचाओगे तो उसमें बचे हुए में भी 80% इंश्योरेंस कंपनी का होगा, तो 960 में से 240 माइनस करोगे, 720 बचा, यही क्लेम मिलेगा। तो हमें खैर इतना कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा फॉर्मूला लगाना होता है। वो क्या फॉर्मूला होगा? पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। ठीक है, अच्छा सर एक एग्जांपल और दो, लीजिए बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लिखिए, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये है 10 लाख। अच्छा, सैल्वेज स्टॉक ये है मान लो 1 लाख। अच्छा, पॉलिसी अमाउंट ये है मान लो 12 लाख, ये पॉलिसी अमाउंट है 12 लाख। कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है सर, क्या बात करते हो, ऐसा क्वेश्चन आपने हमें दे दिया, हम तो अभी 1 मिनट में निकाल कर दे देंगे। मैंने कहा कैसे? देखो सर, पॉलिसी अमाउंट 12 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना, 10 लाख, इनटू एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस है इसमें 9 लाख, 10 लाख में से 1 लाख घटा दो तो 9 लाख, तो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा 10,80,000। इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा 10,80,000। क्या सही है? सही है, आप सोचिए सही है? बेटा एवरेज क्लॉज लगाना जरूर है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। एवरेज क्लॉज लगाना है लेकिन आंखें बंद करके नहीं लगाना। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें एवरेज क्लॉज कब लगाना है। एवरेज क्लॉज विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज अंडर इंश्योरेंस। और अंडर इंश्योरेंस कब होता है? जब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा होता है, तब अंडर इंश्योरेंस होता है। अगर पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है तो इन दैट केस इट इज नॉट अंडर इंश्योरेंस, इट इज ओवर इंश्योरेंस। आप देखिए, अगर इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूं, पहले तो एक्चुअल लॉस अगर मैं निकालूं, एक्चुअल लॉस 9 लाख आएगा भाई, 10 लाख माइनस 1 लाख, 10 लाख स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, सैलवेज स्टॉक 1 लाख है, तो एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 9 लाख। अगर मैं फॉर्मूला यहां लगाऊं, पॉलिसी अमाउंट कितना है? 12 लाख, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 10 लाख, और एक्चुअल लॉस कितना है? 9 लाख। तो यहां पर तो जो इंश्योरेंस क्लेम आएगा वो 10,80,000 आएगा। इंश्योरेंस क्लेम आपका 10,80 आ जाएगा, जबकि आपको एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है? 9 लाख। तो एक्चुअल लॉस से ज्यादा क्या आपको कभी क्लेम मिल सकता है? बोलो, एक्चुअल लॉस से ज्यादा क्या आपको कभी क्लेम मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। आपका लॉस ही 9 लाख हुआ तो 10,80 का क्लेम कैसे मिल जाएगा? इसका मतलब एवरेज क्लॉज आंखें बंद करके नहीं लगाना। अगर आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया है तभी एवरेज क्लॉज लगेगा। अगर आपका इंश्योरेंस 100% है या 100% से ज्यादा है, मतलब या तो फुल इंश्योरेंस है या ओवर इंश्योरेंस है, इन दैट केस एक्चुअल लॉस ही आपका क्लेम होगा। ठीक है, आप देखिए आपके गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है 10 लाख, इसका मतलब एवरेजली आप गोडाउन में 10 लाख का गुड्स रखते हो, जबकि आपने पॉलिसी कितने के लिए रखी थी? 12 लाख की। तो बेटा ये तो 100% से भी ज्यादा आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर आपका गुड्स गोडाउन में 10 लाख है और आपने 10 लाख का ही पॉलिसी लिया है या 10 लाख से ज्यादा का लिया है, तो फिर ये अंडर इंश्योरेंस नहीं है, ये ओवर इंश्योरेंस है या फुल इंश्योरेंस इसको बोलेंगे।
ठीक है, इन दैट केस जो एक्चुअल लॉस आपका हुआ वही आपका क्लेम मिलेगा, इसमें एवरेज क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं। और गलती से अगर आपने एवरेज क्लॉज लगा भी दिया मान लो, तो बेटा इसको, ये जो है इस अमाउंट को, यानी जो क्लेम आया है और ये जो एक्चुअल लॉस आया है, इसको कंपेयर कर लेना, इसको कंपेयर कर लेना। एक्चुअल लॉस से ज्यादा क्लेम कभी भी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। क्लेम दो चीजों से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, एक्चुअल लॉस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता और पॉलिसी वैल्यू से कभी भी ज्यादा क्लेम नहीं हो सकता। यानी ये दो फिल्टर हैं, दो फिल्टर हैं। पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा क्लेम कभी नहीं हो सकता और जो आपका एक्चुअल लॉस है उससे ज्यादा क्लेम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर अंडर इंश्योरेंस है तो आपको फॉर्मूला लगाना है, एवरेज क्लॉज लगाना है, और अगर ओवर इंश्योरेंस है या फुल इंश्योरेंस है तो आपका एक्चुअल लॉस ही इंश्योरेंस क्लेम होगा। इन दैट केस आपको एवरेज क्लॉज लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, एवरेज क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, तो यहां पर आइए बेटा, मैं लिखता हूं, लिखिए, इन दिस केस पॉलिसी वैल्यू इज ₹12,00,000 while stock on the date of fire is ₹10,00,000. So it is not a case of under insurance. Therefore average clause will not apply. And in this case actual loss will be इंश्योरेंस क्लेम। जो एक्चुअल लॉस होगा वही इंश्योरेंस क्लेम होगा। ठीक है, तो एक्चुअल लॉस कितना है? 9 लाख। 10 लाख माइनस 1 लाख जो सैलवेज स्टॉक था। ठीक है, ये 9 लाख। तो एक बात तो आपके समझ में आ गया होगा यहां पर कि एवरेज क्लॉज कब लगाना है। एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड टू डिस्करेज अंडर इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी का अमाउंट रखो। सर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि बेटा जितना पॉलिसी वैल्यू ज्यादा होगा इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और आग कोई हर जगह थोड़ी ना लग जाती है, आग लगने के चांसेस कितना। अगर मैंने अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवाया है तो मैं खुद इतना केयर करूंगा, मैं चाहता हूं क्या आग लग जाए। वो तो सिर्फ एक इस वजह से इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि ठीक है अगर कभी बाई चांस अगर बदकिस्मती से आग लग गई तो हमको क्लेम मिल सकता है, लेकिन आग तो कभी कभार सालों में एक आध बार लग गई, हमेशा थोड़ी ना लग जाएगा। तो जो आप प्रीमियम भरते हो वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम नहीं होती। ठीक है, वो तो चाहती है पॉलिसी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखो ताकि उसको प्रीमियम ज्यादा मिले। जितना ज्यादा पॉलिसी का वैल्यू होगा उतना ही क्लेम मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आइए जरा मैं इस पर एक नोट लिखवाता हूं आपको कि व्हेन टू अप्लाई एवरेज क्लॉज। लिखिए, व्हेन टू अप्लाई एवरेज क्लॉज। लिखिए, एवरेज क्लॉज इज adopted by insurance company to discourage
इंश्योर्ड या ट्रेडर टू टेक अंडर इंश्योरेंस। यानी अंडर इंश्योरेंस वो ना ले, इसलिए उसको डिस्करेज करने के लिए ये लोग एवरेज क्लॉज को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, सेकंड, एवरेज क्लॉज is applied only when policy amount is lower than stock on the date of fire। यानी अंडर इंश्योरेंस के केस में, यही अंडर इंश्योरेंस का केस होता है। ठीक है, अगर पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से ज्यादा है यानी कम है, पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है, तभी आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है। ठीक है, इट मीन्स इफ policy amount is either equal to or more than the stock on the date of fire, in this case average clause will not apply and actual loss will be treated as इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, एवरेज क्लॉज इज ट्रीटेड एज इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा बेटा, जरा एक मैं और एग्जांपल लिखवाऊंगा, थोड़ा सा फुल फ्लेज एग्जांपल यहां पर मैं लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, बाकी जो नोट्स हैं वो हम अभी बाद में लिखेंगे, ये एग्जांपल लिख लें, उसके बाद में फिर सारे नोट्स लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था फिक्स एसेट से रिलेटेड पॉइंट थे, वो सारी चीजें हम जरा बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाता हूं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है आज का। लिखिए, ए फायर अकर्ड इन प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर चिंटू ऑन 30th April 2020 from following details calculate insurance claim। इंश्योरेंस क्लेम देखिए, सबसे पहले यहां लिखेंगे स्टॉक ऑन 1/1/2020, ये है 4 लाख। फिर यहां लिखेंगे परचेज फ्रॉम 1/1/20 टू 30/4/20, यानी डेट ऑफ फायर तक, ये है 10 लाख। वेजेस, ठीक है, ये है 2 लाख। अच्छा, परचेज रिटर्न
50,000 सेल्स, इसी पीरियड की सेल है इसी पीरियड की जो सेल है वो है 9 लाख रुपए। सेल रिटर्न 40,000। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीन, ₹80,000। नंबर 2, wages includes wages paid for installation of machine, ₹10,000। नंबर 3 में होगा सेल इंक्लूड्स सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ₹1 लाख। बुक वैल्यू है 1,20,000, यानी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 120 थी और बेचा है 1 लाख में। नंबर 4, जीपी रेशो was 20%। नंबर 5, पॉलिसी वैल्यू is ₹4 lakh। नंबर 6, सैलवेज स्टॉक 1,50,000। 1,50,000। ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन है और अब आपसे कहा जाता है कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। हाँ जी, लिख लिया। अच्छा, मैं एक चीज़ जरा चेंज करवाना चाहता हूँ। ये जो पॉलिसी अमाउंट है ना, इसको चेंज करके 7 लाख कर देते हैं। थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, 4 लाख, तो 7 लाख कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे। क्या स्टेप बताए थे? सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी है? आइए बेटा, पॉलिसी वैल्यू सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आपको करना है पॉलिसी वैल्यू। लीजिए, पॉलिसी वैल्यू कितनी है? कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। वो पॉलिसी वैल्यू है 7 लाख। ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पर मैंने आपको बोला कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना पड़ेगा, यानी आग किस दिन लगी है। आग लगी है 30 अप्रैल 2020 को, तो 30 अप्रैल 2020 का स्टॉक आपको जानना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ फायर। मतलब 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 अप्रैल तक आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो स्टॉक निकल कर आएगा दैट विल बी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आइए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा नंबर 2 पर, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पर मैं यहां बना देता हूं नंबर 2। लिखेंगे मेमोरेंडम
सर ये मेमोरेंडम लिखना ज़रूरी है। बेटा लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/22 30/4/20 ब्रैकेट में लिख देंगे डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर, ठीक है, डेट ऑफ फायर। यहां आएगा सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए जरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,1,4 लाख। अच्छा सर क्या ऐसा भी हो सकता है स्टॉक हमें कॉस्ट से कम या ज्यादा वैल्यू पर दे रखा हो? जी बेटा हो सकता है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में उसे कॉस्ट पर लाना होता है। ये सारी बातें अभी हम बाद में करेंगे। अभी जीपी रेशो अगर गिवन ना हो तो क्या होगा, स्टॉक अगर कॉस्ट से ऊपर नीचे मतलब कॉस्ट से ज्यादा या कम पर दिया हो तो क्या होगा, कोई एबनॉर्मल आइटम होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी तो बेटा बस कहानी शुरू हुई है, अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है, ठीक। तो अभी बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक 4 लाख, उसके बाद टू परचेज, टू परचेज, और परचेज में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। टोटल परचेज दे रखा है 10 लाख, आपको क्वेश्चन में 10 लाख दे रखा है। एक बार देख लूं मैं, 10 लाख ही है, जी हाँ 10 लाख है। इसमें से सबसे पहले तो आपको माइनस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है 50,000। अच्छा इसमें से बेटा एक मशीनरी को माइनस करना पड़ेगा कि आपने एक मशीनरी खरीद रखी है जो परचेज में इंक्लूड कर रखी है। मैंने आपको बताया था कि परचेज इंक्लूड ओनली एंड ओनली गुड्स। इफ परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट देन कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड असेट विल बी डिडक्टेड। तो आपने एक 80,000 की मशीनरी खरीद रखी थी, वो यहां से माइनस करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद ये दोनों मिलाकर 1,30,000 होते हैं। तो ये कितना बचेगा, 8,70,000, ये परचेज, ठीक है। फिर है वेजेस। अच्छा वेजेस में भी कोई एक एडजस्टमेंट दे रखी है। वेजेस है बेटा 2 लाख का, लेकिन नीचे दे रखा है वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 10,000। मैं ये सारी बातें आपको बाद में अभी नोट्स में लिखवाऊंगा, अभी बस आप सुन लीजिए। अगर आपने वेजेस सिर्फ गुड्स पर इनकर्ड की है तो वो वेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, लेकिन अगर वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है तो वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा, उसका ट्रेडिंग अकाउंट में क्या काम, ठीक है। तो यहां से माइनस करना पड़ेगा वेजेस पेड फॉर मशीनरी। तो टोटल तो 2 लाख है, माइनस पेड फॉर मशीनरी, पेड फॉर मशीन 10,000, कितना बचेगा 1,90,000, ठीक है 1,90,000। अच्छा अब इधर आ जाते हैं। सेल दे रखी है आपको एक, जी हाँ सेल तो दे रखी है, 22 सेल। कितने का सेल दे रखा है, एक बार नजर डालते हैं। सेल दे रखा है 9 लाख का, 9 लाख का सेल दे रखा है बेटा, माइनस सेल रिटर्न कितना 40,000। अच्छा माइनस बेटा एक इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है जिसकी सेल प्रोसीड आपने सेल में ले रखी है। मैंने क्या बोला, फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट बेचने से जो भी रिकवरी होती है वो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लेकर जाओ, उसका सेल अकाउंट से क्या संबंध। सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स आता है, ठीक है। तो यहां से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है। सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक तो सेल वैल्यू दे रखी है, एक बुक वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या घटाना है बेटा, एक बात बताइए। सेल में आपने क्या लिया होगा, सेल वैल्यू ही ली होगी, ठीक है। तो सेल वैल्यू ही यहां से घटानी पड़ेगी। सेल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख यहां से, 1 लाख यहां से, ये 1,40 यहां से घटा दोगे, ये बचेगा 7,60,000, ठीक है। तो नेट सेल हो गया 7,60,000। और क्वेश्चन में आपको जीपी रेशो भी गिवन है, तो बेटा यहां आ जाएगा जीपी, जीपी, और जीपी
जो सेल है 7,60,000 और जीपी रेशो आपको गिवन है 20%। तो सर आप बता सकते हो जीपी रेशो कितना होगा? जीपी कितना होगा? 760 इंटू 20%, ये हो गया 1,52,000। 1,52,000, ठीक है, ये जीपी हो गया। और अब यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा। अब यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा जो होगा स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, यानी जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में कितने का माल रखा हुआ था? जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में कितने का माल रखा हुआ था? 4 लाख प्लस 8,70,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,52,000, टोटल होता है बेटा 16,12,000। 16,12,000 माइनस 7,60,000, ये बचा 8,52,000। यानी जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर जो माल रखा हुआ था, जो गुड्स रखा हुआ था, दैट इज 8,52,000। दिस इज योर एवरेज स्टॉक जो आपके गोडाउन में होता है। इसका मतलब आपको इतने अमाउंट का पॉलिसी लेना चाहिए था। सर आपको चेक करना पड़ेगा कि इतने का पॉलिसी लिया है या नहीं। नहीं, आपने पॉलिसी सिर्फ 7 लाख का लिया है। गोडाउन में माल है 852 का, आपने पॉलिसी लिया है 7 लाख का। क्या ये अंडर इंश्योरेंस है? जी हाँ, ये अंडर इंश्योरेंस है। क्या इसमें एवरेज क्लॉज लगेगा? जी हाँ बेटा, इसमें एवरेज क्लॉज लगेगा। एवरेज क्लॉज लगेगा, यानी 852 का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। पॉलिसी लेनी चाहिए थी 8,52,000 की, आपने कितने की ली है? 7 लाख की। तो बेटा यहां पर एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा, लेकिन एवरेज क्लॉज लगाने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ेगा। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब एक्चुअल लॉस। इस क्वेश्चन में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है नहीं, तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे पहले। आइए तीसरा पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। सबसे पहले स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर कितना? स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर है 8,52,000, माइनस करिए सैलवेज स्टॉक, जो स्टॉक बचा लिया। कितना स्टॉक बचा लिया आपने? सर क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना स्टॉक बचा लिया। बेटा 1.5 लाख का स्टॉक आपने बचा लिया, यानी 8,52,000 का स्टॉक गोडाउन के अंदर था, जिसमें से जब आग लगी आपने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, पड़ोसी आ गए, आसपास के लोग आ गए, सबने मिलकर कितने का स्टॉक बचा लिया? 1,50,000 का। वो 1,50,000 का यहाँ से माइनस कर देंगे और ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, बेटा यही एक्चुअल लॉस है इस क्वेश्चन में, बिकॉज यहां पर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है नहीं। तो कितना बचेगा? 7,02,000। 7,02,000। तो क्या आपको 7,02,000 और 7 लाख में कंपेयर करना है या एवरेज क्लॉज लगाना है? बेटा एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। अगर पॉलिसी की वैल्यू 8,52,000 या उससे ज्यादा होती तो आपको 7,02,000 का क्लेम मिल जाता। तो जो एक्चुअल में लॉस हुआ है आपको, उसका आपको क्लेम मिल जाता। लेकिन पॉलिसी की वैल्यू 7 लाख रुपए है, जबकि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 8,52,000 है। तो दिस इज अंडर इंश्योरेंस। दिस इज अंडर इंश्योरेंस। आपने अपनी 100% असेट की वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, तो आपको अपने एक्चुअल लॉस का उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो यहां पर आपको 4 नंबर में कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, बाई अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। सर क्वेश्चन में तो कहीं लिखा हुआ है नहीं कि एवरेज क्लॉज आपको लगाना ही लगाना है। बेटा जब ना लिखा हो तो हमेशा लगाना,
नहीं कब लगाना है, जब क्वेश्चन में हो कि क्वेश्चन एवरेज क्लॉज है ही नहीं, मतलब द क्लेम इज नॉट सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अगर ये लिखा हुआ है इन दैट केस पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर, वही आपका क्लेम होगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कह देता कि पॉलिसी अमाउंट जो है वो मतलब इंश्योरेंस क्लेम जो है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, तो आप देखते भैया एक्चुअल लॉस 7,02,000 है, पॉलिसी अमाउंट 7 लाख है, तो 7 लाख का आपको क्लेम मिल जाता। अगर ये मान लीजिए 7 लाख से कम होता, 6,96,000 होता और पॉलिसी वैल्यू 7 लाख है, तो 696 का क्लेम मिल जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कुछ ना बोले या बोले कि एवरेज क्लॉज है, तो एवरेज क्लॉज आपको लगाना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई stock on the date of fire into actual loss। अच्छा, यहां पर पॉलिसी वैल्यू है 7 लाख, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर है 8,52,000 और एक्चुअल लॉस हुआ है 7,02,000। तो बता सकते हो इंश्योरेंस क्लेम कितना होगा? इंश्योरेंस क्लेम होगा 7 लाख डिवाइडेड बाई 8,52,000 इंटू 7,02,000, ये हो जाएगा 5,76,761। ठीक है, ये आपका राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 56 पैसे है तो राउंड ऑफ कर दिया, 5,76,761 रुपए का आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में मैं यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 4, लिखिए एज्यूम इन अबव एग्जाम्पल that policy value is ₹9 लाख। लीजिए, आप मान लीजिए ऊपर एग्जाम्पल में पॉलिसी वैल्यू जो है वो 9 लाख है। अब आप देखिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 8,52,000, पॉलिसी वैल्यू है 9 लाख। इसका मतलब जितना गुड्स गोडाउन में है उससे ज्यादा का इंश्योरेंस आपने करवा रखा था, इसका मतलब ये ओवर इंश्योरेंस है। इन दैट केस जो आपका एक्चुअल लॉस है 7,20,000, दिस विल बी योर इंश्योरेंस। यानी अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के बराबर या उससे ज्यादा ली है तो एक्चुअल लॉस ही आपका इंश्योरेंस क्लेम होगा। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है तो एवरेज क्लॉज लगने के बाद ही आपका क्लेम निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसमें आंसर में क्या होगा, लिखिए सॉल्यूशन। इन दिस केस एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई because it is a case of over insurance। ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉलिसी वैल्यू इज हायर देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, सो द एक्चुअल लॉस ऑफ ₹7,02,000 will be treated as इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस क्लेम। बताइए यहां तक सब ठीक? बोलो बेटे। जी सर, यहां तक सब ठीक।
तो चलिए बेटा, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसके आगे के जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं पहले तो सारी चीज़ें लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? कि बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो हमको लिखवानी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आगे आएंगे जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। अभी बेटा बस पिक्चर शुरू हुई है, आगे आगे देखते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपको इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक बार लॉस ऑफ स्टॉक खत्म करने के बाद फिर हम लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो आप, उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।